mountain doesn't say you are black, you are white, you are weak, you are strong. It's one rule for everybody. If you give up, you're gonna die. दुनिया में सिर्फ 14 पहाड़ ऐसे हैं जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी ज्यादा है। 8000 मीटर की ऊंचाई पर इतनी ऑक्सीजन कम होती है कि इंसान का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको हमारे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पहाड़ K2 के बारे में। इस वीडियो में हम K2 की हिस्ट्री, क्लाइंबिंग चैलेंज और बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। K2 बेसिकली पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर मौजूद है, जो कि एक मजेस्टिक और चैलेंजिंग माउंटेन है। ये हिमालय रेंज का हिस्सा नहीं है, बल्कि कोह-कराकरम रेंज का एक पार्ट है। इसकी हाइट ऑलमोस्ट 8611 मीटर्स यानी कि 28251 फीट है। और दोस्तों, ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है और K2 को सेविज माउंटेन भी कहा जाता है। Why it is called सेविज माउंटेन? दोस्तों, K2 को द सेविज माउंटेन का नाम 1950 में जॉर्ज बिल ने दिया, क्योंकि ये दुनिया का सबसे खतरनाक और जालिम पहाड़ों में से एक है, जो आपको मारने की कोशिश करता है। That tries to kill you। दोस्तों, अनप्रेडिक्टेबल और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से K2 और भी खतरनाक हो जाता है। और इसकी एक और वजह यह है कि इस पर चढ़ाई के दौरान क्लाइंबर्स को एक्सट्रीम एल्टीट्यूड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके हार्श कंडीशंस और अनप्रेडिक्टेबल वेदर ने कई क्लाइंबर्स की जान ले ली है, इसलिए इसे द सेविज माउंटेन कहा जाता है। K2 पर चढ़ाई का रास्ता माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ माना जाता है, उसके मुकाबले में इंतहाई मुश्किल और खतरनाक है। K2 पर क्लाइंबर्स को मुश्किल रॉक फेसिस, आइस वॉल्स और स्टीप स्लोप से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, K2 का फर्टिलिटी रेट दूसरे 8000 मीटर के पहाड़ों के मुकाबले में ज्यादा है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि फर्टिलिटी रेट होता क्या है। दोस्तों, फर्टिलिटी रेट का मतलब किसी भी इवेंट, सिचुएशन या कंडीशन में मौत होने के कितने % चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन के दौरान 100 में से 10 लोग मौत का शिकार होते हैं, तो उस एक्सपीडिशन का फर्टिलिटी रेट 10% होगा। आमतौर पर K2 का फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट 25 से 29% के आसपास होता है। इसका मतलब है कि K2 पर चढ़ाई के दौरान हर 4 क्लाइंबर में से एक क्लाइंबर की मौत होने की संभावना होती। दोस्तों, K2 को पहली बार 1856 में ब्रिटिश हेनरी गॉडविन ऑस्टिन ने डिस्कवर किया। गॉडविन ऑस्टिन ने K2 की शेप और लोकेशन को मैप किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गॉडविन ऑस्टिन की एक्सपीडिशन टीम इस पहाड़ पर चढ़ाई नहीं कर पाई। उनकी डिस्कवरी के बाद K2 को सर्वे और एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत सी एक्सपीडिशंस ने टारगेट बनाया, लेकिन K2 की चोटी तक पहुंचना एक चैलेंजिंग और डेंजरस टास्क था, जो उस दौर में नहीं हो पाया। दोस्तों, K2 की पहली सक्सेसफुल अटेम्प्ट 1954 में हुई थी। इस एक्सपीडिशन को इटालियन क्लाइंबर्स की टीम ने आर्डिटो डिसोई की लीडरशिप में अपनी टीम के हमरा अचीव किया। उन्होंने ये कारनामा 31 जुलाई 1954 को किया और K2 को ऑफिशियली सबमिट किया। K2 की जियोग्राफिकल लोकेशन कोह-कराकरम रेंज में है, जो कि हिमालय का एक पार्ट है। ये पहाड़ पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के पास लोकेटेड है। K2 पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान रीजन में सिचुएटेड है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन लैटिट्यूड 35.88 नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड 76.51 ईस्ट है। ये पहाड़ खंजराब पास के बिल्कुल नजदीक है, जो कि पाकिस्तान और चाइना के बीच का एक इम्पोर्टेंट माउंटेन पास है। दोस्तों, K2 का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला रास्ता जो अब्रूजी स्पर कहलाता है, जो कि एक रिलेटिवली आसान समझा जाता है। ऑलमोस्ट 75% से ज्यादा क्लाइंबर्स यही रास्ता चूज करते हैं, लेकिन वेस्टर्न और ईस्टर्न फेसेस K2 की ज्यादा मुश्किल समझी जाती हैं। ईस्टर्न फेस आज तक कभी क्लाइंब नहीं हो पाई। दोस्तों, बेस कैंप तक पहुंचने के लिए क्लाइंबर्स को ऑलमोस्ट 5000 मीटर की ऊंचाई तक जाना पड़ता है और बेस कैंप ग्लेशियर्स और रॉकी ट्रेल से गुजरता है। ऑलमोस्ट क्लाइंबर्स को एक हफ्ता लग जाता है बेस कैंप तक पहुंचने के लिए। दोस्तों, बेस कैंप से कैंप 1 तक चढ़ाई का सिलसिला शुरू हो जाता है और ये कैंप 5800 मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड है। कैंप 1 तक पहुंचने के लिए क्लाइंबर्स को रॉकी स्लोप्स और क्रेवेसी से गुजरना पड़ता है। कैंप 1
से कैंप 2 तक चढ़ाई करने के लिए क्लाइंबर्स को ऑलमोस्ट 6760 मीटर की ऊंचाई तक जाना पड़ता है, जो कि स्टीप स्लोप्स और टेक्निकल सेक्शंस वाला रास्ता कहलाता है। कैंप 2 से कैंप 3 की तरफ बढ़ने के दौरान हाउस ऑफ चिमनी आता है। ये एक 100 फुट लंबी क्रैक है जो एक रॉक वॉल में होता है और इसे चढ़ाई करना इंतहाई मुश्किल समझा जाता है। हाउस चिमनी के बाद कैंप 3 का रास्ता K2 पर काफी चैलेंजिंग होता है। हाउस चिमनी एक स्टीप रॉक फेस है जो क्लाइंबर्स को एक सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है। इसके बाद कैंप 3 तक पहुंचने के लिए क्लाइंबर्स को कॉम्प्लेक्स आइस वॉल्स और स्टीप स्लोप्स को नेविगेट करना पड़ता है और यहाँ पर क्लाइंबर्स को टेक्निकल स्किल्स और हाई लेवल माउंटेनियरिंग एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है, क्योंकि इस रास्ते में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और खतरनाक क्रेवैसेस का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कैंप 3 से आगे चढ़ाई करते हुए क्लाइंबर्स ब्लैक पिरामिड का सामना करते हैं। ये एक मैसिव रॉक फेस है जो ऑलमोस्ट 400 लेंथी है और इस पर चढ़ाई करना इंतहाई मुश्किल है। बेसिकली ब्लैक पिरामिड की मुश्किलात को समझने के लिए द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा जो 146 मीटर टॉल है उसकी तुलना में किया जाता है। ब्लैक पिरामिड स्टीप और वर्टिकल रॉक फेस हैं जो माउंटेन के स्पर से निकलते हैं। क्लाइंबर्स को रॉक फेस पर चढ़ने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ और टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है। कैंप 3 से कैंप 4 तक चढ़ाई करने पर क्लाइंबर्स 8000 मीटर ऊंचाई तक पहुंचते हैं। कैंप 4 थोड़ा सा फ्लैट होता है, लेकिन ये भी रास्ता डेथ जोन में आता है जहां पर ऑक्सीजन मैनेजमेंट जरूरी होती है सरवाइव करने के लिए। सतह समंदर से 8611 मीटर की बुलंदी पर वाक़या बॉटल नेक के नेम से मशहूर मकाम ऑलमोस्ट 8000 मीटर से स्टार्ट होता है एंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइंबर्स इसे डेथ जोन या मौत की घाटी कहा जाता है। बॉटल नेक पर क्लाइंबर्स के लिए काफी सारे चैलेंज में इजाफा हो जाता है। यहाँ पर जानलेवा मौसम के साथ साथ क्लाइंबर्स को अपने जिस्म के अंदर एक लड़ाई लड़ना पड़ती है। डेथ जोन में क्लाइंबर्स को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी से एल्टीट्यूड सिकनेस की बीमारी के अमकानात बढ़ जाते हैं। बॉटल नेक पर चलने वाली तेज हवाएं क्लाइंबर्स के लिए मौत की घंटी बजाती हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्लाइंबर्स ज्यादा देर तक डेथ जोन में नहीं रह सकते। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर की बुलंदी पर रहने के लिए बना है और इससे ज्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की सैचुरेशन होना शुरू हो जाती है और जिस्म में मनफी असरात होना शुरू हो जाते हैं। क्लाइंबर्स ऑलमोस्ट डेथ जोन में कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं? इसका जवाब है 16 से 20 घंटे तक। डेथ जोन में ज्यादा टाइम स्पेंड करने का रिकॉर्ड नेपाल के पेम्बा गिल्जी के पास है, जिसने 2008 में अपने 2 साथी क्लाइंबर्स को बचाने के लिए ऑलमोस्ट 90 मिनट्स बॉटल नेक में गुजारे। 2008 अगस्त में K2 पर एक जबरदस्त बर्फानी तूफान आया। ये तूफान इतना शिद्दत से भरपूर था जो बहुत सारे क्लाइंबर्स चढ़ाई कर रहे थे वो अचानक इस तूफान में फंस गए। तूफान की तेज हवाओं और गिरते हुए ग्लेशियर्स ने उनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। इस दौरान बहुत सारे क्लाइंबर्स जो कि समिट के नजदीक थे ये बेस कैंप पर वापस आने की कोशिश करने लगे और उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई और वो धीरे धीरे मौत की आगोश में जाने लगे। कम से कम 11 क्लाइंबर्स की मौत हुई, जिनमें अलग अलग मुल्कों से आने वाले लोग शामिल थे, जैसे कि इटली, नेपाल, पाकिस्तान और ताइवान। K2 की अपर साइड में टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और हवाओं की रफ्तार भी 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इस वजह से चढ़ाई और भी मुश्किल और खतरनाक हो जाती है। इस डिजास्टर ने इस बात को साबित कर दिया कि K2 पर चढ़ाई करना किसी भी क्लाइंबर के लिए एक जबरदस्त चैलेंज होता है। 2008 का डिजास्टर क्लाइंबर्स कम्युनिटी के लिए एक बड़े वेकअप कॉल की तरह था। इसने इस बात को उजागर किया कि K2 पर चढ़ाई करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग, प्रिपरेशन और सेफ्टी मेजर्स का होना बहुत लाजमी है। इस ट्रैजिक इवेंट ने K2 पर चढ़ाई करने वाले क्लाइंबर्स को जिंदगी और मौत के बीच के फासले का एहसास दिलाया।